हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना आगे का लेक्चर। ठीक है, मैम आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए नहीं कर पा रही। वो कल आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कल से वो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये इंस्टा आई डी मैम का ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अभी देखिए इसमें जो है ज्योग्राफी के जो लेक्चर आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पिक्स हो गई हैं या फिर जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं चैनल से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये फॉलो करिए और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होती है या कुछ भी तो यहीं पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पहला जो हमारा क्वेश्चन है तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। ठीक है, पहला कह अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब स्वदेशी के समर्थक। अब देखिए यहाँ से ना हल्का सा आपको जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रुक जाना कि स्वदेशी आंदोलन अच्छा कहाँ पे था। स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही, स्वदेशी आंदोलन कब, बंगाल विभाजन से वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी स्वदेशी को लेके। ठीक है, कि बंगाल विभाजन के बारे में आपको 1905 लॉर्ड कर्जन ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें वो अगर बंगाल विभाजन में देखेंगे तो जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उसमें सबसे प्रमुख नेता अगर आप देखेंगे तो कौन थे, अरविंद घोष थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ तो इसका आंसर ए होगा। अगर देखेंगे और प्रमुख जो नेता थे, ठीक है, जैसे कि तिलक थे। तिलक ने जो स्वदेशी आंदोलन का कहाँ पे मोर्चा संभाला था या कहाँ पे ये संचालन कर रहे थे, तो ये देखेंगे महाराष्ट्र में कर रहे थे। और लाला लाजपत राय को देखेंगे तो ये पंजाब में कर रहे थे। तो स्वदेशी आंदोलन का अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन इसका आंसर हो जाएगा, समर्थक अरविंद घोष। देखिए ये क्वेश्चन ना क्या है कि बहुत ही बार पूछा गया तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारतीय अशांति का जनक भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली बेसिकली ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किसका, एक थे वैलेंटाइन सिरोल करके थे। ठीक है, उन्होंने जो है तिलक को कहा था कि तिलक जो है भारतीय अशांति के क्या हैं, जनक हैं। तो इसका आंसर सी होगा। और इसी के विरोध स्वरूप, ठीक है, और तिलक साहब ने देखेंगे तो इन्हीं के स्टेटमेंट पे तिलक ने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दाखिल करने कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट। अब यहाँ से स्टोरी से अगर एक्चुअली क्या होता है, अगर आप स्टोरी लिंक करके थोड़ा सा देखने पे ना तो वो चीज़ें लंबे समय तक हमारे जहन में याद रहती हैं। तो थोड़ा सा कुछ स्टोरी बना के या कुछ स्टेटमेंट पढ़ के याद करने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और है कि अगर आप लोग में से जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ जो आरओ का पेपर देने जा रहा होगा ना अभी हाल ही में जो 11 फ़रवरी को है यूपी का आरओ, तो बताइएगा उसके लिए थोड़ा सा कुछ प्लान हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई लास्ट के टाइम पीरियड पे क्या करना चाहिए या कुछ प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट को लेके किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो बताइएगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए वही है। देखिए अब स्टेटमेंट से क्या होता है कि यूपी में स्पेशली अगर आप देने जा रहे हैं तो यूपी में क्या होता है कि अगर जो पेपर आते हैं ना आपको जो स्टेटमेंट होते हैं इसी में अगर जो पुनरावलोकन सीरीज है या PYQ स्पेशली PYQ अगर आपने 30-20 साल तक फॉलो कर लिया ना, मिनिमम मतलब 20 से 25 साल, तो आपको सीधे 55+ क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से मिलेंगे। वही घुमा फिरा के आपको आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया था, फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो 1-2 साल बाद ये पूछ लेगा कि भाई अशांति जनक किसने कहा था। ठीक है, तो यहाँ से पता चला वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो इस हिसाब से जैसे हम लोग ज्योग्राफी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, अब इसमें क्या करना है हम लोग ज्योग्राफी PYQ से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, बस वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर उसमें जो 4 ऑप्शन है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने उसको भी फॉलो कर लिया ना तो ये मान के चलिए ज्योग्राफी से उससे बाहर नहीं आएगा। तो एक उसी तरीके से हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लेनी है क्वेश्चनों के, वहीं से आपका चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, सब्जेक्ट वाला काम हो जाएगा प्लस आपको करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर सीरीज आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे। प्लस उसके बाद क्या कर लेना है कि जो मिसलेनियस वाले हमारे एक सीरीज चली हुई जिसमें आपको हालांकि 2-3 वीडियो बड़ी हैं, जैसे कि जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या कह रहे हैं, खनिज संबंधित नवीनतम आंकड़े जो हैं, कृषि संबंधित नवीनतम उत्पादन आंकड़े जो दिए जा रहे हैं, तो जनसंख्या, ये सब जो टॉपिक है ना यहाँ से आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये फॉलो कर दिया तो PT निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही ये चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अशांति का जनक, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि BG तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी। ठीक है, कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में मेरी तिलक में
दिलचस्पी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था? देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि आपको बस इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग का थोड़ा सा झुकाव, ऐसे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आयोग को पता है कि भाई तिलक में मेरी इनको दया की वकालत कौन कर सकता, हो सकता है कोई इंडियन करेगा, तो हम लोग को थोड़ा सा झुकाव हो जाता है कि अच्छा भाई गरम दल के थे तो हो सकता है बिपिन चंद्रपाल ने कहा हो, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर ने बोला था इनको लेके, ठीक है। ये इसमें क्या है कि बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, मतलब तिलक जो बाल गंगाधर तिलक उनका उपनाम हम लोग क्या बोलते हैं? लोकमान्य तिलक। तो कह रहे हैं कि लोकमान्य तिलक जो है कब इनको जाना जाने लगा, ठीक है, कि इनको कब ये उपाधि मिल गई। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई एक तिलक को कोई पर्टिकुलर किसी ने नाम नहीं दिया था। देखेंगे जब तिलक में क्या था कि जो रैंड थे, ठीक है, वहाँ पे पुणे में क्या थे, ये कलेक्टर थे रैंड, ठीक है, इन्हीं की हत्या के आरोप में इनको आरोपी बनाया गया था। किसको? तिलक को। तो जब इन्होंने लगभग इनको 18 माह की सज़ा हुई, ठीक है, 18 माह की सज़ा के बाद जब ये जेल से निकल आए तो इनका क्या हुआ, एक राष्ट्रीय नायक के रूप में इनकी ख्याति बन गई, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में इनकी ख्याति बन गई। फिर इन्होंने अनेक उसके बाद फिर कार्य करना, तिलक के बारे में आपको पता ही होगा कि भाई इनके जो गणपति उत्सव हो गए या फिर जितने भी इनके मूवमेंट थे उसमें इन्होंने काफ़ी नेतृत्व किया। तो फिर धीरे धीरे इनका नाम ही पड़ गया क्या? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य मतलब कि सभी लोगों में मान्य, लोकमान्य मतलब इनके राष्ट्रवादी जो कार्य थे, ठीक है, कोई एक घटना इनके राष्ट्रवादी कार्य और प्लस ये हत्या के बाद जेल से निकल आए तो इनकी एक पॉपुलैरिटी की वजह से फिर इनको लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। तो इसका एक होगा जो है आंसर ई होगा। जैसे कि अगर आपने अब यहाँ से देख लीजिएगा कि अब तिलक जब आ रहे हैं तो हमें एक चीज़ और ध्यान रख लेनी होगी, तिलक से संबंधित इम्पॉर्टेंट पुस्तकें कौन कौन सी हैं, ठीक है, बुक्स कौन सी हैं तिलक की इम्पॉर्टेंट, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। हालांकि अभी आपको 1 से 2 दिन में जितनी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक हैं, ठीक है, उसकी आपको एक वीडियो दे दी जाएगी, वहाँ से बाहर से नहीं आएंगे। तो लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि उपाधियों से संबंधित देखिए क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। तो आप लोग इसको बताइएगा महात्मा की उपाधि किसने दी थी। और राष्ट्रपिता कौन कहा था, ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा तो राष्ट्रपिता पूछी गई है, महात्मा तो पूछी गई, लेकिन राष्ट्रपिता बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए ढेर सारे अगर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो इसमें आपकी ब्रेन थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और अगर आपने एक बार कमेंट बॉक्स में चीज़ें लिख दी, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, लिख दिया ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, तो वो फिर भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। चलिए देखिए 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी, ठीक है। देखिए हालांकि ऑप्शन में चारों आपको उग्रवादी नेता दिए ही गए हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है किसको दी गई थी सज़ा, तो जाहिर सी बात है हम लोग एक टॉपिक से चल रहे हैं, तो इसमें भी 6 वर्ष की सज़ा तिलक को दी गई थी। इनको कहाँ पे भेज दिया गया था? इनको मांडले जेल, बर्मा, ठीक है, बर्मा में भेज दिया गया था। देखिए सेम इसमें यहाँ भी है कि भाई कितने वर्ष की सज़ा दी गई थी? 6 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहना कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा, एक सिंपल से ये पूछ रहे हैं कि उग्रवादी जो विचारधारा थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कब निरूपित, मतलब कब स्टार्ट हुई, उत्पन्न हुई, या क्या रीज़न था उत्पन्न होने के उग्रवादी विचारधारा के। तो स्टेटमेंट ए कह रहे हैं कि आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं के प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, तो गलत लग रहा है। संवैधानिक संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है, इसको थोड़ा लग रहा है, लेकिन दूसरा देखिए कह रहे हैं देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, इसकी वजह से तो नहीं हुआ था उग्रवादी विचारधारा। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् और राज परिवर्तन को संगठित करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़न हो कि पहला तो देखिए कन्फर्म है कि नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा की बात नहीं थी, ये भी ठीक है नहीं होगा। अगर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि
जो नरम दल थे उनको क्या था कि वो याचिका मतलब कि एक प्रकार से नहीं, अंग्रेजों को क्या करते थे, याचना उनकी थी कि भाई वो एक प्रस्ताव पारित करके उनको भेजते थे कि ये कमियां हैं, इसको सुधारा जाए। अंग्रेज भले ही उस पर एक्शन ले या ना ले, ठीक है। तो एक तो उनकी उस विचारधारा से लोग बोर आ गए थे क्योंकि उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब ये देखिए दो तो आंसर। अब इसमें कि भाई देखिए अगर आप देखेंगे तो उग्रवादी में सैनिक विद्रोह की कोई बात ही नहीं होती। सैनिक विद्रोह उस टाइम कॉन्सेप्ट ही नहीं चल रहा था। उसमें यह था कि भाई लाल बाल पाल थे, क्रांतिकारी तरीके से वो चीज़ों को आक्रामक तरीके से अपना देश को या अपना राज्य को छीनना चाह रहे थे अंग्रेजों से, उनका ये था। सैनिक विद्रोह की बात नहीं हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर, याचिकाओं मतलब यहाँ पे नरम दल की बात हो रही, कि उसके स्थान पर आक्रामक साधनों से, ठीक है। आक्रामक साधन क्या था कि स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना या बहिष्कार करना, ठीक है, स्वदेशी को बढ़ावा देना। तो आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताते रहिए कि आप लोग लेक्चर जो जैसे कि अभी जैसे कि हम एक ही दो बस लेक्चर इसका लेंगे तो आप लोग को लग कैसा रहा है, ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब कह रहे हैं कि दूसरी चीज़ ये भी है ना कि थोड़ा सा देखिए लेंदी है चीज़ें, ठीक है। लेंदी इन द सेंस घटना चक्र जो है कुछ सब्जेक्ट की बहुत ही मोटी है। जैसे हिस्ट्री की देख लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बहुत ही लेंदी है, ठीक है। तो इसको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप लोग क्या प्रोसेस अपना रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इसको रिवीजन को लेके क्या रणनीति अपना रहे हैं, या आपका क्या कैसे फॉलो करते हैं, कैसे रिवीजन कर पाते हैं, थोड़ा बताइएगा, फिर डिस्कस करेंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था, ठीक है। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी का। इसको बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ना होगा। बस एक स्टेटमेंट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जैसे कि क्या कह रहा है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए, सिंपल सी बात पूरा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बस एक आंदोलन की बात कर रहा है कि उग्रवादी आंदोलन की तरफ मुसलमानों का आकर्षण क्यों नहीं हुआ। नहीं तो और देखेंगे तो और आंदोलन में मुसलमानों की काफ़ी अच्छी खासी भागीदारी थी, ठीक है। उग्रवादी में क्यों नहीं हुए, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि उन पर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, ठीक है। कह रहा उग्रवादी नेताओं पर मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था, ठीक है। अब कह रहा है मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था। अगर उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग को अलापने की नीति, ठीक है। अब देखिए मोस्टली आकांक्षाओं के प्रति उदासीन का भाव, तो ये तो पहले कट जाए कि कोई भाई इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। अब मुसलमानों के प्रति विरोधी भावनाओं का भी कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं था। सैयद अहमद खां ये भी नहीं था। ये था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत की राह को लापने की नीयत, ठीक है। जैसे अब देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या था। एग्जाम्पल में देखेंगे तो अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की क्या करेगा, पूर्ति करेगा। तो एक तो ये थी कि भाई हिंदू, क्योंकि उसमें हिंदू की एक क्या नाम है, हिंदू को लेके काफ़ी उसमें स्टेटमेंट दिए गए थे कि भाई हिंदू एक, हालांकि जो क्रांतिकारियों का ये कभी नहीं था कि भाई हम मुसलमानों का विरोध करें। उनको एक था कि आंदोलन करने का या लोगों को एकजुट करने का एक माध्यम था उनका उस टाइम, ठीक है। जैसे तिलक का था, तिलक का था। अब वहाँ पे जैसे मराठा में आप देखेंगे तो गणेश उत्सव मनाने का जो उनका वो था, तो एक हिंदू से चीज़ें जुड़ी हुई थी लेकिन एकत्र करने का एक उनका भाव था। तो उसमें क्या था, इसलिए मुस्लिम पक्ष थोड़ा सा इससे नदारत था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। जैसे बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी नेता थे। देखिए अगर आपको इसमें क्या होता है, टाइम बचाने का भी क्वेश्चन देखना ना कि भाई अगर क्वेश्चन जो है ऐसे आ जाए जहाँ पे हमें पहले स्टेटमेंट डाउट हो जाएगी गलत है, तो वहाँ पे टाइम बचा लेना है। कैसे करना है भाई, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी नेता थे। सांप्रदायिक मतलब क्या होता है कि आप किसी धर्म को लेके और उन सब पे करके आप थोड़ा सा सांप्रदायिकता अपने को बढ़ावा देना किसी धर्म इन सब पे। तो तिलक क्या थे, तिलक सांप्रदायिक थोड़ी थे, तिलक तो राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है भाई। उनका हो सकता है कि माध्यम गलत हो लेकिन उन्होंने किसी धर्म को विरोध नहीं कर रहे थे। हो सकता है वो एक धर्म को लेके चल रहे होंगे लेकिन विरोध नहीं कर रहे थे दूसरे धर्म का, ठीक है। तो ये क्या थे, ये एक राष्ट्रवादी नेता थे। तो सीधे हम लोग को जब पहला इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि इजी इसलिए होता है, अगर हमें पहला गलत है तो इसमें चार में से बस एक ही में होगा कि पहला गलत है और
आर सही है तुरंत, जब क्योंकि पहला गलत का बस इसी में ऑप्शन है, पहला गलत, दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, टाइम बचा कर नेक्स्ट पे चले जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि देखिए वही सेम चीज़ें हैं अभी जो हमने डिस्कस किया कि गणपति उत्सव को श्री गणेश किसने किया था, तो तिलक ने किया था, तिलक अभी हम लोग डिस्कस किए। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ गणपति उत्सव से बात आ रही है तिलक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए हिस्ट्री के क्या है ना कि हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए कुछ बाउंसर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ रणनीति भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहला आपने उठाया क्वेश्चन पेपर उठाया और पहला ही क्वेश्चन आ गया, आपको पता है भाई मॉडर्न हिस्ट्री तो मेरी तैयार है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और पहला क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके लिए ही नहीं, ये सबके लिए बाउंसर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें तो सीधे क्या करना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। अगर आपको आ रहा है कि भाई अगर देखिए 3 में से भी आपको डाउट है तो मार दीजिएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको तुरंत चारों नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, तो सीधे आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें पूछा गया था ये आई थिंक 2000 लेटेस्ट में 2014 में यूपी पीसीएस में पूछा गया था प्री में कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्याएं की थी। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना, शौकत अली ए माना था। ठीक है, और तिलक की मृत्यु कब हुई थी, 1 अगस्त 1920। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आपको हम खूब सारे क्वेश्चन बताएंगे, डायमेंशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि अब 1 अगस्त 1920 तो सीधे सीधे बता देना है कि 1 अगस्त 1920 में कौन सा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, और तिलक उसी आंदोलन के बीच में स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट मतलब जैसे आंदोलन स्टार्ट हुआ उनकी डेथ हो गई थी। तो कौन सा आंदोलन था बताइए कमेंट बॉक्स में, ऐसे चीज़ों को लिंक करिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था। देखिए अभिनव भारत में देखेंगे तो इसका हालांकि इसका आंसर तो सीधे आपको पता होगा डी है, सावरकर। ठीक है, सावरकर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्थापना अभिनव भारत की कब हुई थी, अभिनव भारत की स्थापना देखेंगे तो 1904 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, और संस्थापक तो पता ही चल गया कि भाई सावरकर साहब थे। और अगर देखेंगे तो हालांकि पहले क्या था, वी.डी. सावरकर ने द्वारा 1899 में मित्र मेला की स्थापना की थी। ठीक है, यही मित्र मेला जब 1904 में जाके क्या हो गई थी, ध्यान रखिएगा, यही मित्र मेला 1904 में जाके एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत सभा में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, तो पूरी स्टोरी आपने समझ लिया ना। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको सही करना है, ध्यान रखिएगा। सेम 2-3 स्टेटमेंट देखिए, अभिनव भारत सीधे वी.डी. सावरकर, मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला, अब यहाँ से आपको भी ये समझ में आएगा कौन था, वी.डी. सावरकर। क्यों, क्योंकि 1899 जो मित्र मेला थी वही बाद में 1904 में जाके अभिनव भारत हो गया। ठीक है, क्रांतिकारी सभा यहाँ भी वही है, कहाँ पे गठन हुआ था, महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी, वही अभिनव भारत। ठीक है, इसका भी वही सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हालांकि अब कोशिश करेंगे कि अगले कुछ लेक्चरों में एक मतलब कि आपको भी शॉर्ट हो चीज़ें कि उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा, तो इसका भी डी हो जाएगा कि भाई अभिनव भारत। तो कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक से रिलेटेड हम उससे एक क्वेश्चन उठाएं, 1 से 2 क्वेश्चन, और उसका पूरा डायमेंशन डिस्कस कर लें और फिर नेक्स्ट टॉपिक से नया चीज़ें डिस्कस करें। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आप सुझाव दीजिएगा कि ऐसा किया जा करें क्या हम लोग, बताइए। देखिए यहाँ भी कि भाई अभिनव भारत अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ भी वी.डी. सावरकर। 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अरे नहीं ये तो गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। लेकिन नहीं, स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहे हैं 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत तो सीधे आप लोगों ने मार देंगे, हाँ श्याम जी, अरे सॉरी, इससे क्या होगा, ये होगा, ये सावरकर ने की थी।
लेकिन इन्होंने सोसाइटी, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे थे अभिनव भारत सभा, ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ 1906 में, ध्यान रखिएगा, लंदन जब पहुँचे थे सावरकर, तो वहाँ पे जो इंडिया हाउस है, ठीक है, इंडिया हाउस अभी हाल ही में चर्चा में था, इंडिया हाउस में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की यहाँ पे एक शाखा खोली थी। कहाँ पे? लंदन में, इंडिया हाउस में। तो ध्यान रखिएगा सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी सभा की स्थापना की थी, ये तो सही है। भारतीय राष्ट्रवाद से प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, देखेंगे तो अगर ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है उन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857, देखिए ये जो उनकी पुस्तक है ना 1857, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, ठीक है, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, और मुझे हो सकता है कि इस बार पेपर में आपको ये बुक पूछी ही जाए, ठीक है। और जब उन्होंने और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो है चारों मतलब ए 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट सही हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब इनको ब्रिटेन से गिरफ्तार करने के बाद इंडिया लाया जा रहा था, तो इन्हें एक बंदर जो इनका जहाज़ था वो मॉर्सेल नामक बंदरगाह पे जब पहुंचा था, तो उन्होंने यहाँ से छलांग मार दी थी समुद्र में अंग्रेज़ों की कैद से भागने के लिए। फिर आपने इनको जो है क्या नाम है, इनको सुना ही होगा कि इनकी जीवनी के बारे में कि इन्होंने कहाँ पे काला पानी की सज़ा दी गई थी, फिर उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। हालांकि देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी कुछ ही दिनों में देखेंगे चर्चा में, इसलिए फिर ये बनेंगे सावरकर साहब की, इनके ऊपर एक मूवी भी आ रही है, ठीक है, हाल ही में रिलीज़ होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो सक्सेस चर्चा में, तो क्वेश्चन उससे आएगा ही, ठीक है। अब जैसे अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे होंगे, तो ये मान के चलिए आपको नागर शैली से इस बार यूपी पीसेस में क्वेश्चन देखना, क्यों? क्योंकि राम मंदिर की वजह से ये जो पूरी जो देखिए हम लोग के क्या स्टूडेंट में राम मंदिर की वजह से जो है जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, ठीक है, उसको रट जाना है, ठीक है। मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए कह रहे हैं हेडगेवर ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आरएसएस की स्थापना कब की थी? तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कई बार। 1925 में इन्होंने कहाँ पे की थी? इनका मुख्यालय कहाँ पे है आरएसएस का? तो नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? देखेंगे युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इनको कभी कभी क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था बाघा जतीन भी इनको कहते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सिंपल से, अगर इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए पूछा अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। अगर सीधे ये क्वेश्चन अगर आता है अनुशीलन समिति की स्थापना, तो आपको ए मार देना है कि पी मित्र ने, ठीक है। लेकिन इसमें अनुशीलन समिति की क्या थी कि कई ब्रांचेस थी, ठीक है। जैसे एक थी मिदनापुर, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ज्ञानेंद्र बसु करके थे। फिर एक इनकी शाखा थी ढाका, इसकी स्थापना बिहारी पुलिनदास करके थे। फिर कलकत्ता में एक खुली थी जिसमें सतीश चंद्र बसु करके थे, ठीक है। फिर एक 1922 में खुली थी जिसमें जतेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको बाघा जतीन और ये सब बरिंद्र कुमार घोष वगैरह थे। तो अगर लोकेशन देखिए पूछेगा तो क्वेश्चन का आंसर बदलेगा, ठीक है। जैसे इसमें नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में थी, पटना में किसने की थी? तो पटना में अगर पूछेंगे तो इसमें क्या कर लेना, सचिन सन्याल। हालांकि सिंपल सी चीज़ है, अगर आप देखिए यूपीएससी या फिर यूपी पीछे देने जा रहे हैं तो सीधे आप अनुशीलन समिति की स्थापना डायरेक्ट पहले याद करिए कि पी मित्रा ने। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको पटना या कुछ पूछा जाए, क्योंकि स्टेट में ये बस बीपीएससी वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सिंपल से स्थापना अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र जो याद करके रखिएगा, ठीक है। देखिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना, ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था, इसमें भी सचिन सन्याल होगा। बरिंद्र कुमार घोष, देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना क्या की गई थी? तो अनुशीलन समिति, इसका भी आंसर हो जाएगा। बरिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? ये भी अनुशीलन समिति वाला ही।
देखिए सेम यहाँ भी पूछ रहे हैं अनुशीलन समिति ए बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्या, एक जो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था ना सेम, कि भाई क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसके थ्रू इनको दिया गया था एक पूरा, हम लोग जेल जाने उन सब पे देखा था पूरा प्रोसेस, तो क्रांतिकारी आंदोलन इसका सही होगा। हालांकि ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा, ठीक है, बर्रा डकैती स्थान कहाँ पे है। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि भाई बर्रा डकैती, तो देखेंगे 1908 की बर्रा डकैती जो थी, ठीक है, बर्रा डकैती, इसका स्थान था पूर्वी बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, और इसमें पुलिन दास बिहारी ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, हम लोग अभी देखा ना कि अनुशीलन समिति की एक जो शाखा खुली थी ढाका में, तो वो ये कि पूर्वी बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये भी बीपीएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे तो ये काफ़ी हालांकि इम्पोर्टेंट घटना हुई थी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में। देखेंगे खुदीराम क्या थे, खुदीराम बोस। हालांकि क्वेश्चन अब यहाँ से हर पेपर में आया, ठीक है, केवल बीपीएससी के लिए नहीं, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हर पेपर के लिहाज से क्या है। देखिए 30 अप्रैल 1908 को देखेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और कौन, प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। ठीक है, कौन किस पे फेंका था, ये किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु क्या हुआ, किंग्सफोर्ड पे इन्होंने फेंका लेकिन किंग्सफोर्ड बच गए। ठीक है, और इसमें जो है और एक थे मिस्टर कैनेडी करके थे। ठीक है, कैनेडी, वो क्या थे कि वो थोड़ी सी राष्ट्रीय आंदोलन और इन हम लोग से समझ लिया इंडियन से थोड़ी सी हमदर्दी रखते थे, और उसमें क्या हुआ कि हम लोग प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मारना तो चाह रहे थे किंग्सफोर्ड पे, और ये बच गए, लेकिन जो कैनेडी थी इनकी पत्नी और इनकी पुत्री जो इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे कैनेडी, तो और मतलब इनकी पत्नी और कैनेडी इनकी पुत्री की डेथ हो गई। फिर इसी में क्या हुआ, खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अब प्रफुल्ल चाकी ने इस मतलब पूरी घटना को लेके अफसोस में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, तो जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।